तो बच्चों, अपने टॉपिक शुरू करने से पहले पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का नाम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स लाइक साउंड, लाइट, इस तरह बहुत सारी फॉर्म होती है, तो उसमें से एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो समझ ही गए होंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लाइट जल रही है, हमारा चार्जर, हमारा हीटर हीटर, एसी, दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, तो उनको रन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपने एक टर्म सुनी होगी, चार्ज। तो ये चार्ज चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरीके के होते हैं। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो एक, ये सब आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, हमने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। तो जब ये चार्ज मूव करता है, मतलब एक एक होता है स्टैटिक चार्ज, तो एक होता है स्टैटिक चार्ज, एक होता है डायनामिक। तो यहीं से एक, अगर मैं इनकी शुरुआत में इलेक्ट्रो लगा दूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब रुका हुआ चार्ज, मतलब इसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसमें जो चार्ज होगा वो मूव कर रहा होगा। चार्ज को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले। सो एक छोटा सा ओवरव्यू था ये। चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आपने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि वेन एवर एन एटम लूजेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट गेट सम चार्ज, कैटायन एंड एनायन। खैर, अभी इस चैप्टर में ज्यादा इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जहां से शुरुआत है वो बता रहा हूँ। तो चार्ज जो है, चार्ज का जब नाम आता है तो एक चीज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नाम है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक एक हमने एक चीज पढ़ी थी, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आप सभी को पता है कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको यहीं पे, अभी फटाफट से करके दिखाइए। हाउ मैनी electrons will constitute charge of 1 coulomb? फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और करके दिखाइए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, ये तो सीधे सीधे यूनिटरी मेथड हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. So 1 coulomb will be charged on how many electrons? That will be 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का आंसर शायद 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 समथिंग आएगा। आप देख लेना, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, एक ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को अगर मैं फॉर्मूले वाइज देखना चाहूं तो बच्चों, बिल्कुल शुरुआत से, अब जैसे कि अगर हमारा चार्ज होता है, ये आप लिख लीजिएगा शुरुआत में, चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से, और N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और स्मॉल e विल बी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, एक बारी दोबारा से समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास अपना अपना चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कुछ अलग चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कुछ अलग चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, याद रखिएगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इतना चार्ज है। तो
इसको ध्यान से देखो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा इसको पहले तो इसकी समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.000000 ऐसे 18 जीरो लगेंगे, उसके बाद में क्या लिखा होगा 16, इतना कूलम्ब चार्ज। समझ रहे हो? मतलब ये जीरो से बहुत छोटा है। तो आपको एक बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? सिंपल सा यूनिटरी मेथड है भाई। एक टॉफी 50 पैसे की आ रही है, ठीक है, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो उसी तरीके से यूनिटरी मेथड लगाया और ये क्वेश्चन हो गया यार। इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लग गया, फटाफट से अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सीधा सा क्या है? आपके पास बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, कहीं पर रखा है, कहीं मतलब कहीं कहीं पे भी रखा है, वो इन्फिनिटी जगह है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, और आपको इन्फिनिटी से उठाकर वो पॉइंट कहाँ लेके आना है? जिस पॉइंट पर भी पोटेंशियल पूछे। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ताकत। तो धीरे धीरे समझ में आ गया ताकत का मतलब क्या है। तो पहले एक सिंपल सी बात समझो। एक्चुअली क्या है, एक चीज होती है फील करना, दूसरी चीज होती है धरातल पे उसको लिख कर आना। दोनों की लैंग्वेज कभी कभी ऐसा होता है कि मैच नहीं करती, लेकिन आपको बस फील ज्यादा करना है। जो लिख के आना है वो भी मैं बता दूंगा क्या लिख के आना है। तो पहली चीज, ये कोई जगह है जो कि एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, और मुझे इस पॉइंट पर मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मतलब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। तो कितना काम मुझे करना पड़ेगा? कितना काम मुझे करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से कितने सारे चार्ज रखे हैं, इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज उठा के लेके जाना है यहां तक। तो यानी कि मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के यहां से यहां पे लेके जाना है। तो मैंने कुछ तो काम किया होगा, है ना? मतलब कुछ काम किया होगा, वर्क किया होगा, और वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive, unit मतलब 1, unit positive charge from infinity to that point where the electric potential is being asked। तो यहां पर पूछा है, तो कितना काम किया इसने? बाय द वे W काम किया, और चार्ज कितना लेके आ रहा है उस हिसाब से एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल्स टू कितना काम किया आपने और कितना चार्ज आप लेकर आए, डिवाइड में फिजिक्स में वो चीज रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि आप 1 का निकाल सकें। तो फिजिक्स में जनरली फॉर्मूले में जो चीज डिवाइड में होती है उसका मतलब आप समझो कि एक के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था डेफिनेशन में क्या, यूनिट, यूनिट मतलब 1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पर लेकर जाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस बच्चों इतना सा है, अब आप लिख लो। तो बच्चों अब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस से मैं एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस डिस्टेंस से इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पर लाया, पी पॉइंट पर, यह होता क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी होगा कि मैं यहां से उठा के क्यू तक ले जाऊं, ठीक है? तो चलो ये मानते हैं कि यहां से ले जाके जब ये यहां पे गया तो इसका पोटेंशियल था V2। बच्चों ध्यान से समझना है, डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा। ये इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग में यहाँ पे उतार रखी है, ठीक है? तो ध्यान से समझो, यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? V1। यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू पॉइंट पे कितना है? V2। वोल्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पहले क्या था? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अब क्या हो गया? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट्स इट। तो बच्चों लेट अस सपोज V1 पे पोटेंशियल था 30 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल था 60 वोल्ट। तो बच्चों दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 60 माइनस 30, तो कितना हो गया? 30 वोल्ट। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, समझ आ रहा है इतना? तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सा एक फॉर्मूला बनता है कि V इज इक्वल्स टू हो गया W अपॉन Q। वही W मतलब वर्क डन, वर्क डन की यूनिट कितनी होती है? जूल्स। Q मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, इसकी यूनिट होती है कूलम। और V मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, बच्चों आ सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप क्या बताओगे बच्चों कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि 1 वोल्ट इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होता है। तो डिफाइन 1 वोल्ट में क्या बोलेंगे कि यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन ये चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना? तो कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, then the work done is said to be as 1 volt, or the electric potential या potential difference is said to be as 1 volt. बच्चों potential difference जो हमने अभी पढ़ा, that is measured by an instrument called voltmeter, which is always connected in parallel. मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बना दूंगा, या फिर अभी आगे आएगा उसमें थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। अभी पैरेलली का मतलब होता है, बस आपको ये सोचना है, व्हेन प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस एंड माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को के पैरेलल में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसका मैंने नाम बोला वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन डैश, तो आंसर इज वोल्ट्स बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश, आंसर है वोल्ट मीटर, विच इज कनेक्टेड इन डैश, आंसर है पैरेलल। तो ये 2 या 3 नंबर में आ जाता है कभी भी, तो दिस इज पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो कोई रीजन, और एक खास बात और जो आपको ध्यान रखनी है, पूरे चैप्टर के लिए पहले बता दे रहा हूं, पैरेलल में क्या सेम रहती है? वोल्टेज सेम। बस ये रट लो, बाद में समझ में आ जाएगा क्यों। वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम। तो बस ऐसा सा भी याद कर लो, ज्यादा टेक्निकली मैं बाद में बता दूंगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यहां जितनी वोल्टेज गई होगी उसको दिखाने के लिए ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। तो जितनी यहाँ पे अगर बाय द वे 10 वोल्ट गई तो इसमें रीडिंग आ जाएगी 10 वोल्ट, तो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा ओके, तो बच्चों अब है इलेक्ट्रिक करंट। मैंने शुरुआत में ही बताया था चार्ज, और चार्ज अब इस चैप्टर में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं एक इलेक्ट्रॉन अकेला फ्लो करेगा, मिलजुल के फ्लो करेंगे। तो बच्चों जब मिलजुल के फ्लो करते हैं, हमें पता है किसी वायर के अंदर से करंट जारी होती है, तो उसका मतलब होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। तो बच्चों ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर है, कोई वायर होगी, ठीक है। पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कल। ये पार्ट, इसके पीछे का पार्ट भूल जाओ क्या है, मैं केवल इस पार्ट के लिए पढ़ रहा हूं जो मैंने डबल किया है, ठीक है। तो इस पार्ट से बच्चों एक टाइम पे कितने सारे लोग गुजर रहे हैं? लोग, मैं इस चैप्टर में लोगों का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो एक एक टाइम पे, एक टाइम मतलब यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम मतलब फिजिक्स के हिसाब से होता है सेकंड। तो एक सेकंड में इस गेट से कितने लोग घुसे? समझ रहे हो? एक सेकंड में इस गेट से कितने लोगों ने एंट्री ली? दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई मीन्स करंट, करंट इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी कि टाइम के साथ साथ। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन।
बहुत सही बन गया। तो यहां से डेफिनेशन भी बन जाएगी, चार्ज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक फॉर्मूला भी बन जाता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो क्यू आई टी करके फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो आप। वैसे समझ में आया ना आपको कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, मेरा थोड़ा गला खराब है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड उस गेट से होके निकलेंगे, उस क्रॉस सेक्शन से होके निकलेंगे। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब उस वायर से, कंडक्टर्स के अंदर से। तो बच्चों ढंग से डेफिनेशन लिखाने के बजाय मैं काम करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो मेरे गूगल ड्राइव से आपको मतलब नोट्स अलाउ कर देगा, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं आराम से। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। कोई ऐसा यूनिट पूछे आपको तो ऐसा यूनिट हो, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों एम्पेयर। आपने घर में सुना होगा कि जब इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहे होते घर वाले कि कितने एम्पेयर का स्विच लगेगा, ये और वो कई सब चीजें, तो वही एम्पेयर। और एम्पेयर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनके नाम पे पड़ा, तो इसीलिए हम जब भी एम्पेयर को डिनोट भी करते हैं तो उसके कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ को जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों करंट की डायरेक्शन होती है उसकी जस्ट ऑपोजिट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। जनरली अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं, इधर एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है करंट। और जो करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। So this is the direction of conventional direction of current, which is opposite to the direction of electrons. तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले ये जो हमारी पूरी मूवी चल रही है उसके अंदर आपको मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे वोल्टेज, वोल्टेज को आप मान लो एक गेट है। ठीक है, वोल्टेज क्या है? एक गेट है। करंट, करंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, करंट मतलब लोग। ठीक है, भीड़, करंट मतलब भीड़, बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक आदमी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब करंट। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर गेट का साइज बड़ा है तो ज्यादा लोग निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे उसमें से? जबकि अगर गेट का साइज है छोटा, गेट का साइज छोटा है तो थोड़े से कम लोग निकल पाएंगे। तो ओम्स लॉ टोटल उसी पे डिपेंडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैठता है आपका 3 नंबर का, 5 का भी, 4 का भी आ सकता है, तो वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ। तो बस माइंड में एक चीज ध्यान रखना, जितना बड़ा गेट उतने ज्यादा लोग जल्दी से निकल जाएंगे। तो लोग कौन है? करंट। गेट का साइज क्या है? वोल्टेज। तो करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, ये बताया था ओम ने। और ध्यान रखना एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बताया था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट।
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन अ कंडक्टर है ये, ठीक है बच्चों, इन अ कंडक्टर। बस एक बच्चों ये बात ध्यान से रखना, जैसे ये कंडक्टर है तुम्हारा, ठीक है, इस पे अगर आप वोल्टेज नहीं दोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आपको कुछ वी वोल्टेज देनी पड़ेगी, तभी इसके अंदर से करंट जाएगी आई। तो बच्चों ये जो करंट होगी किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, कि वोल्टेज डिपेंड्स ऑन करंट, मतलब करंट बढ़ रही है मतलब वोल्टेज बढ़ रही है, ऐसा लिख सकता हूँ। और जब मुझे पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं बोलता हूँ आर। तो बच्चों ये लिख लेते हैं, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, where R is a constant called resistance। नई टर्म आ गई बच्चों, आपका अगला टॉपिक रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो रेजिस्टेंस, कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर से करंट जाएगी तो इसको रोकेगी। जब हम साइकिल चलाते हैं रोड के ऊपर, वो हमें रोकती है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता एक साइकिल का एक पेडल मारा और भैया यहाँ हरिद्वार से सीधा दिल्ली, मतलब पेडल मारने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा चलती जाएगी। नहीं, देयर इज फ्रिक्शन। तो हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, कोई भी चीज मूव करती है तो उसको रोकने वाले लोग बहुत हैं। आप लोग मेहनत करते हो, आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, आपको जाने नहीं देते आगे। तो उसी तरीके से एक रेजिस्टेंस होता है हर कंडक्टर का, और ये रेजिस्टेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। अगर मैं यहाँ से देखूं, R इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, V अपॉन आई। इसका मतलब है अगर करंट ज्यादा होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट क्या जाएगी, कम जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगी। यानी कि कंडक्टर इसलिए हमें यूज करने चाहिए। तो रेजिस्टेंस दुश्मन है, जिस मूवी की मैं बात कर रहा था उस मूवी के अंदर ये रेजिस्टेंस दुश्मन है, करंट हीरोइन है। तो उसी हिसाब से सोच के चलना बच्चों। अच्छा रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस की कोई पूछे ऐसा यूनिट क्या है, किसमें मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इज ओम, ठीक है बच्चों, ओम। ओम को इस ओमेगा साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों यही हो गया। अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो बच्चों अब है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इस पेन के अंदर जितना ही लंबा होगा उतनी ज्यादा रुकावट होगी या नहीं होगी। भाई इसके अंदर से करंट ने निकल के जाना है, अभी मैंने बताया करंट और रेजिस्टेंस की दुश्मनी है। तो करंट जहां को निकल के जाती है, रेजिस्टेंस का मतलब उसको रोकता है। तो रेजिस्टेंस से बच के निकलना है करंट को, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो मतलब करंट कैसे दिक्कत, मतलब समझ रहे हो ना। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक इतनी सी सड़क है, इसमें से करंट को निकल के जाना है। छोटी सी सड़क है, जल्दी से निकली फटाफट बाहर, ठीक है, हालांकि रेजिस्टेंस होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। सोचो अब ये हो गई इतनी लंबी, अब रास्ता और कठिन हो गया, एक और लगा दो तो और कठिन हो गया। तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती जाती है वायर की, उतना ज्यादा उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी कि इसको मैं एक लाइन में कैसे लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट इज इफ L ज्यादा तो R भी ज्यादा होगा, और L कम तो R भी कम। अच्छा बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों देखो, एक मेरे पास है पतला सा पेन, कोई भी पतला सा पेन है मेरे पास, एक मेरे पास है मोटा पेन। तो बच्चों एक पतला पेन है एक मोटा पेन है, ठीक है, तो कौन से वाले में करंट आराम से जा सकती है, सोच के देखो। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा उसमें करंट को निकलनी आसानी है, मतलब करंट कौन है, लोग, वो जो लोगों ने निकलना है ज्यादा, ये समझ के चलो कि ज्यादा बड़ा गेट है तो आसानी से निकल के इधर उधर से भाग के निकल जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर ज्यादा एरिया है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ताकि ज्यादा करंट उसमें से निकल जाए, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि R इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और अगर करंट एरिया कम होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अच्छा बच्चों, रेजिस्टेंस कम होगा का मतलब क्या होगा? उसके अंदर से करंट क्या जाएगी? ज़्यादा जाएगी। और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर से करंट क्या जाएगी? कम जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब रोके, रेजिस्टेंस रोकता है करंट को, ऐसे ऐसे रोक रहा है, करंट इधर आ रही है, ये उसको रोक रहा है ऐसे, तो ये। अच्छा, तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। ये फॉर प्योर मेटल्स है बच्चों, फॉर प्योर मेटल्स। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी प्योर मेटल्स का बढ़ता है। अच्छा, दूसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि अगर जैसे कि सिल्वर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। और अलॉयज जो होते हैं या इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा हाई होता है। तो बच्चों ये बच्चों रेजिस्टिविटी समझते हैं। रेजिस्टिविटी को हम एक चीज और कह सकते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब होता है फिक्स्ड। बच्चों, दो बच्चे आए, दो या तीन चार बच्चे आ गए, सब लोग अलग अलग वायर उठा के लेके आ गए। एक इतनी बड़ी ले आया, एक इतनी बड़ी ले आया, एक इतनी मोटी ले आया, उसकी लंबाई इतनी सी थी, एक लंबी लाया, उसका एरिया पतला सा था, ठीक है। तो मतलब तो वी कैन नॉट कंपेयर बिटवीन देम, as we cannot compare oranges and apples, so they need to be of the same category first. So to compare two things, उनका कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। दो चीजों को आपको कंपेयर करना है तो उनका क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि उनकी लेंथ फिक्स्ड होनी चाहिए, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कंडक्टर का हमने लेंथ फिक्स कर दिया, कितना कर दिया? 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया? 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, मतलब यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो अगर यूनिट एरिया है, यूनिट लेंथ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना बच्चों, इसका ये जो रेजिस्टेंस होगा और यही इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। इसकी मतलब किसी भी कंडक्टर की, एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझो जरा पहले। अब इसको तुम्हें पता चल गया, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R is directly proportional to L upon A। और बच्चों जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको मैंने बोला रो, तो दिस इज रो L upon A। ठीक है बच्चों, दिस इज रो L upon A। अब ये तो बच्चों R का फॉर्मूला हो गया। ये दिस इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। यहां से शुरुआत हुई थी हमारी रेजिस्टिविटी की। मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने पहले सोचा कि पहले हल्का सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें फिर समझ में आए। तो हमने यहाँ से पढ़ा था पहले से ये, ठीक है, ये कंटिन्यूड है जो भी है। तो रेजिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली जैसे लिखा, रो आ गया। रो इज रेजिस्टिविटी। ए क्या है? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जनरली बच्चों सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर करके निकलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करके, वो रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह गिवन होगा, देख लेंगे कैसे करेंगे। एल क्या है? लेंथ। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहां से रेजिस्टिविटी क्या बनी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है।
देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी की ओरिजिनल डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इनटू एरिया को रख दिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ को रख दिया मैंने 1 मीटर, मीटर से पावर 2 थी, एक कट गई, ठीक है बच्चों। ये क्या आया, रो इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहीं से डेफिनेशन कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is equal to its resistance if it is 1 meter in length and having area of cross section 1 meter square। ध्यान से नोट्स में आपको मिल जाएगी ये डेफिनेशन, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। किसी का भी रेजिस्टेंस, किसी कुछ भी उठा लो, इसका रेजिस्टेंस या कि कोई भी वायर है इसका रेजिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर का है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, उसके रेजिस्टेंस की। जो भी तुम्हारे पास है देख लो उसका क्या रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टिविटी है, तो कोई फर्क नहीं है भाई। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, कंपनी एक लोकल कंपनी भी सामान बेचती है, एक इम्पोर्टेड ब्रांडेड भी सामान बेचती है, लेकिन जो ब्रांडेड होती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो स्टैंडर्ड को अगर वो फॉलो करती है तो इट इज रो। आप रेजिस्टेंस की टेबल नहीं बना सकते, आप रेजिस्टिविटी की टेबल बना सकते हो, क्योंकि वो पता है वो सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने लिए होंगे, कितनी लेंथ वाले होंगे, जिनकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर है। सो दैट्स इट। बच्चों, अगर कोई आपको यूनिट बोले इसकी इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आप देखो खुद से भी निकाल सकते हो, कभी यार रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने फैक्टर बनाए खुद से बनाना निकालो, खुद से सीखो इस तरह फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ से इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, यहाँ से निकालते हैं। देखो इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। तो ऐसा ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर और ओम मीटर, ये और ऐड कर दीजिए इसमें। तो बच्चों ये कुछ हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। बच्चों अभी हमने थोड़ा सा रिकैप भी कर देते हैं। अभी एक हमने वो पढ़ा ओम्स लॉ, क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से 3 फॉर्मूले, 3 मतलब 2 चीज़ दे रखी होंगी, कोई भी तीसरी चीज़ निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है ये वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज की जगह मैं 50 रख सकता हूँ। करंट मुझे निकालनी है, बाय द वे आई करंट फ्लो कर रही है, ये ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव करती है, इसलिए मैंने ये साइन दिखाया है, ठीक है। तो 50 करंट हमें निकालनी है, आर हमारा कितना है 5 ओम। बच्चों आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 5, आई इज इक्वल्स टू 10। बच्चों क्या यूनिट होती है करंट की, एम्पेयर, तो इसलिए हम इसको एम्पेयर लिख देंगे, खाली कैपिटल ए से भी नोट कर सकते हैं। ये वोल्टेज यूनिट वोल्ट्स में होती है, ठीक है। तो ये वोल्ट्स, ये एम्पेयर में हो गया और ये ओम में हो गया, तो ये इसकी यूनिट है, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है कि कोई एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है, वो कह रहा है बताओ इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी इसकी जो होगी, रेजिस्टिविटी है इसकी, फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी कि मुझे रो चाहिए तो क्या और बनेगा, आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है बच्चों। रेजिस्टिविटी चाहिए, ये रो, दिस इज कॉल्ड रो, आर एच ओ, ठीक है। तो बच्चों अभी उसके लिए हमें एरिया चाहिए, लेकिन एरिया मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई 22.7 इंटू रेडियस इज हाउ मच 7 सेंटीमीटर और 7/100 मीटर, क्योंकि हर चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में। तो 7 से 7 कट गया बच्चों, ये आया 154 डिवाइडेड बाय 1234। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1.54 इंटू 2 to 4 10 to the power
अच्छा देखो, इसको भी कुछ बच्चों को नहीं पता तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको वाली जो जब बच्चों ये 10⁴ जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर माइनस में, एक्सपोनेंट पावर में पढ़ते हैं हम। तो जब ये पावर ऊपर गई ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम खैर हम चाहें तो अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो भी इसको, इतना ही रहने दो, इतना मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, रेजिस्टिविटी में निकालनी, रेजिस्टेंस कितना है 50 इंटू एरिया इज हाउ मच 154 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। चलो उसको 100 मीटर कर लेते हैं, 100 मीटर, ठीक है। तो ये 10⁻, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 1 0 1 0 कट गई, तो दिस इज 154। तो कर लेते हैं इसको, 5 2 10 हो गया, 2 7 14 7 14 77 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड सिस्टम, ऐसे छोड़ के आना गलत है। सॉरी, दिस इज रेजिस्टिविटी, सो दिस विल बी ओम मीटर। तो क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में, 7.7 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो बच्चों व्हाट हैपन्स अगर लेंथ को हम डबल कर दें, ठीक है। कोई एक तुम्हारे पास ये वायर थी, इसकी लेंथ को उसने क्या किया, डबल कर दिया। फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस का मतलब ये लेंथ, मतलब ये वायर थी, इसके सामने एक और टुकड़ा जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो बच्चों अब नई लेंथ कितनी हो गई, L + L यानी कि 12, है ना, 12 हो गई। तो अगर यानी कि ये कितना टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी बच्चों कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स। इट इम्प्लाइज दैट resistance will be 2 times, मतलब will increase 2 times, मतलब it implies that 2R हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो लेंथ तो हमारी 12 हो गई, लेकिन इसका जो रेडियस था, पहले अगर इसका रेडियस R था, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेच किया है। तो ये हो जाएगा आधा, R/2। यू गेटिंग इट बच्चों। एक बात और, क्योंकि डायमीटर देखो, कभी भी डायमीटर आधा हो रहा है मतलब रेडियस भी आधी हो रही है, ठीक है। मतलब डायमीटर आधा हो रहा है, जैसे मैं कहूँ किसी का डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी थी, 2, है ना। तो ये आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो रेडियस भी तो 1 हो जाएगी। तो मतलब डायमीटर में जितना आधा होता है, जितना टाइम जो बढ़ता है उतना ये रेडियस भी इफेक्ट होती है। तो बच्चों ये अभी देखो, अच्छा एक बात बताओ, नया एरिया जो होगा, क्योंकि अब देखो रेडियस क्या होगी, आधी, तो πr/2 का स्क्वायर, ध्यान से समझो इसको, A' नया एरिया, इट विल बी πr²/4, यानी कि A' विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ पुराने वाला एरिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, लेंथ ये ट्वाइस होगी। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो L' A' का मतलब, क्योंकि इन दोनों में चेंज आया है, यहाँ पे केवल और केवल लेंथ में चेंज आया था इसलिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे रो तो कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक, ठीक है, इनटू L' कितना है 12 अपॉन A' कितना है A/4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो R = 4 2 8 रो L अपॉन A। अच्छा अब सुनो, क्योंकि जब ये चेंज हुआ ये चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हुआ ये चेंज हुआ, तो दिस इज R', तो R' इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इसके ज़्यादा है, और ये मैंने ढंग से करा दिया तुमको।